Hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. My name is आदिश खंकार. आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों यहाँ पे. हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन करने वाले हैं मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर जो कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है एंड दैट इज नथिंग बट सीक्वेंसेस एंड सीरीज. आज हमारे यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 होने वाला है बिकॉज ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं. एट द सेम टाइम एक्सरसाइज 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आई गेस 10 तक खत्म कर दिया है. बट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम लोग का टोटल क्वेश्चन 15 है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कंप्लीट किया था. आज हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15. 5 क्वेश्चंस का होने वाला बच्चा आज वीडियो एंड बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ये. इसी के साथ हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 भी आज खत्म हो जाएगा. तो शुरू करते हैं बच्चों. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ध्यान से सुनना बच्चा क्वेश्चन क्या होने वाला है. एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आज का लेक्चर का है, क्वेश्चन नंबर 11 है. द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर doubles every hour. If there were 50 bacteria originally in the culture, how many bacteria will be there at the end of the 5th hour? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा ही सॉल्व करना है, बट इस बार आप लोग को रेशियो देखना है एंड इस बार आप लोग को सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा. यहाँ पे बोला है बच्चा द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर एंड इफ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर. तो सबसे पहले हमारे पास 50 बैक्टीरिया थे बच्चा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है द गिवन सीक्वेंस विल बी 50, 100, 200 and this goes on continuously. A very simple thing to understand. आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो GP लिखा है वो 50, 100 और 200 कैसे हो गया, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर. तो हर घंटे के बाद में आपका जो बैक्टीरिया जो है यहाँ पे वो डबल हो जाएगा. तो 50 था पहले, तो उसके बाद 100 बनेगा, उसके बाद में 200 बनेगा एंड दिस विल गो ऑन कंटिन्यूअसली. देखो आप लोग डबल होते वक्त दिख रहा है बच्चा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप लोग को एक GP बनता हुआ दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है A वो 50 हो जाएगा एंड यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आप लोग को मिलने वाला है वो है 2. वैसे तो कॉमन सेंस भी आप लोग लगा सकते थे कि यहाँ पे R जो है वो डबल हो रहा है, मतलब R इज इक्वल टू 2 होना चाहिए. बट अगर आप लोग T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2 भी करके देखते तो आप लोग को यहाँ पे R का वैल्यू फिर भी 2 ही मिलता. वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. यहां तक सबको समझ में आ गया? ग्रेट. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है बच्चा आफ्टर द एंड ऑफ 5th आवर, 5th आवर के बाद में बच्चा आप लोग के पास टोटल कितने बैक्टीरिया रहेंगे, ये आप लोग को पूछा है बच्चा. वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 5th आवर मतलब हम लोग T5 निकाल लेंगे. वेरी सिंपल. तो बच्चों यहाँ पे Tn का फॉर्मूला यूज करने वाले दैट इज AR टू द पावर n-1. तो यहाँ पे बच्चा Tn मतलब क्या हो जाएगा, T5 हो जाएगा एंड A मल्टीप्लाइड बाय R टू द पावर n-1. बट A तो यहाँ पे 50 है बच्चों एंड R टू द पावर n-1 मतलब 2 टू द पावर हो जाएगा बिकॉज R का वैल्यू 2 है, तो 2 टू द पावर 5-1 बनेगा. वेरी सिंपल. यहाँ पे बच्चों 50 विल रिमेन द सेम. 2 टू द पावर 5-1 मतलब 2 टू द पावर 4 होता है. 2 टू द पावर 4 ट्राई करके देखो बच्चा. 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16 होता है. तो यहाँ पे आप लोग को 50 मल्टीप्लाइड बाय 16 करके मिलेगा एंड 16 5 80 होता है, मतलब यहाँ पे 800 करके मिलेंगे. सो एट द एंड ऑफ द 5th आवर हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने बैक्टीरिया होंगे बच्चा, 800 बैक्टीरिया होंगे. मैंने फाइनल स्टेटमेंट कुछ लिखा नहीं है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं. यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन एज वेल. ट्राई करके देखना बच्चा, यहाँ पे 800 करके मिलेगा एंड इट इज एज सिंपल एज दैट. पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चा, बहुत ही सिंपल था. स्टार्ट कैसे हो गया, एंड कैसे हो गया, खत्म भी हो गया, पता भी नहीं चला. नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है. वो ये बोल रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 फीट. द बॉल इज सच दैट इट रिबाउंड्स 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज फॉलन. हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन द 6th बाउंस? हाउ हाई does the ball rebound on the nth bounce? मतलब एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा एंड यहाँ पे एक मेजर मिस्टेक किया जाता है बच्चा बाय ऑल द स्टूडेंट्स. सारे बच्चे यहाँ पे एक मेजर मिस्टेक करते हैं एंड उसी मेजर मिस्टेक के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. विच मेजर मिस्टेक एम आई टॉकिंग अबाउट? ध्यान से सुनना. यहाँ पे लिखा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 फीट, मतलब हाइट सबसे पहला 80 फीट था. तो सबको लगता है बच्चा 80 फीट जो है बच्चा वही हमारा सबसे पहला फर्स्ट टर्म है. हाँ, भले ही वो हमारा फर्स्ट टर्म है बच्चा, अगर आप लोग उसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करोगे तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक करने वाले हो. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपके पास एक बॉल है जो 80 फीट ऊपर है बच्चा, हाइट पे है आपके ग्राउंड पे. इस चीज को समझने के लिए ना मैंने आप लोग को एक डायग्राम, एक फिगर बना के दिया है. एग्जाम में आप लोग को ये फिगर बनाना नहीं है, बट
बट अगर आप लोग ने बना भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस विल ओनली मेक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इवन बेटर. तो मैंने क्या किया मालूम है, मान के चलो यहाँ पे मेरा एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है एंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के बहुत ऊपर वहां पे कुछ 80 फीट के दूरी पर बचा हाइट के ऊपर एक बॉल है मेरा यहाँ पे. एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ये बॉल नीचे तो गिरने ही वाला है एंड उसके बाद में बाउंस करने वाला है. बट सभी लोगों को पता है बच्चा, अकॉर्डिंग टू द थिंग वी ऑल नो, फिजिक्स में हम लोग ने पढ़ाई किया है बच्चा, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग का बॉल नीचे गिरता है तो वो फिर से उसी हाइट में जाता ही नहीं है. एवरीवन नोज दैट पार्ट. तो वहां पे हीट एनर्जी डिसिपेट होने की वजह से बॉल आपका जो है वो थोड़ा सा कम हाइट में ऊपर जाएगा. वी ऑल नो दैट पार्ट. अब ये फिजिक्स वाला पार्ट मैं यहाँ पे लाना नहीं चाहता, बट जस्ट वी ऑल नो दैट पार्ट. तो उन्होंने यही बोला है कि अगर मान के चलो बच्चे ये बॉल ऐसा नीचे बाउंस हो जाता है तो बाउंस होने के बाद वो फिर से ऊपर जाएगा, रिबाउंड होगा एंड रिबाउंड होने के बाद वो हमारे इनिशियल पोजीशन में नहीं पहुंचेगा बट वो नीचे पहुंचेगा. उन्होंने वही बोला है कि द बॉल इज सच दैट द बॉल एक्चुअली नीचे ऐसा जाता है कि वो 3/4 ऑफ द हाइट में पहुंच जाता है. 3/4 ऑफ द हाइट मतलब 3/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट जो भी है. तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, जो हाइट आप लोग को मिला है बॉल का, जो रिबाउंड होने के बाद मिला है, दैट इज 3/4 ऑफ 80, मतलब 80 into 3/4 हो जाएगा. Very simple thing to understand, so I can write it as 80 multiplied by 3/4. Very simple है, 3/4 of 80. Simple है. तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ the ball after the first bounce. फर्स्ट बाउंस के बाद में हमारा बॉल क्या हो गया बच्चा, कौन से हाइट में पहुंच गया है, इट वाज 80 multiplied by 3/4 of feet. ये हो गया बच्चा हमारा बॉल आफ्टर दी फर्स्ट बाउंस. इसलिए आप लोग देख सकते हैं बच्चा 80 फीट जो है मैंने उसको कंसीडर ही नहीं किया, वो बाउंस होने से पहले का हाइट था. हमें बाउंस होने से पहले का हाइट का कोई लेना देना नहीं है, हमारे बाउंस होने के बाद का हमारे हाइट में क्या फर्क पड़ रहा है ये हमें देखना है. तो हमारा सबसे पहला जब बाउंस हुआ तभी हाइट क्या हुआ बच्चा, 80 multiplied by 3/4. अब सोचो बच्चों, अगर मैंने आप लोग को बॉल आफ्टर द सेकंड बाउंस पूछा होता, तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं है बॉल आफ्टर द सेकंड बाउंस कितना होगा, बट जरा दिमाग लगाओ. आपको नहीं लगता बच्चा बॉल आफ्टर द सेकंड बाउंस विल बी 3/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट, बट अभी ओरिजिनल हाइट आपका 80 फीट नहीं है बिकॉज फर्स्ट बाउंस ऑलरेडी हो चुका है एंड फर्स्ट बाउंस में आप लोग को हाइट कितना मिला, 80 into 3/4. तो उसका 3/4 हो जाएगा. मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, बॉल आफ्टर द सेकंड बाउंस विल बी 80 multiplied by 3/4 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चा यहाँ पे फीट. मतलब वेरी 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 सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड कि 80 multiplied by 3/4 जो था, 3/4 ऑफ द 80 वाला जो फीट था वो आपका पहले बाउंस में हो गया, बट उसका जो हाइट है उसका भी फिर से रिबाउंड हो जाएगा तो फिर से 3/4 हो जाएगा. बट इस बार जो 3/4 होगा वो किसका होगा, 80 into 3/4 का होगा. मतलब 80 into 3/4 into 3/4 बनेगा, मतलब 80 into 3/4 का स्क्वायर. A very simple concept to understand. I hope सभी लोगों को एक क्लियर हो गया बच्चा, पूरी तरह से समझ में आ चुका है. Yes or no? Great. अब बच्चों यहाँ पे the ball after the sixth bounce मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, then you all know what is going to happen over here. The ball after the second bounce अगर निकाल सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 80 into 3/4 फर्स्ट बाउंस में था इसलिए 1 था, 80 into 3/4 to the power 2 है क्योंकि सेकंड बाउंस था. तो बॉल आफ्टर द सिक्स्थ बाउंस कितना होने वाला है बच्चा, इट विल बिकम 80 multiplied by 3/4 का टू द पावर 6 बन जाएगा. अ वेरी 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 सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. आपने सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दे भी दिया, हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन द सिक्स्थ बाउंस, इट वाज 80 multiplied by 3/4 टू द पावर 6. एज सिंपल एज दैट. सिमिलरली बच्चा उन्होंने बोला हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन द nth बाउंस, मतलब आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म के जगह पे जनरल टर्म डालना है n. तो द बॉल आफ्टर दिस nth बाउंस विल बी 80 multiplied by 3/4 फीट नहीं, 3/4 टू द पावर n फीट हो जाएगा. एंड दिस इज how you have completed the second question as well, and it was as simple as that. तो सबको समझ में आ गया बच्चा एक क्वेश्चन कैसे करने का था. तो आपको बाउंस के बाद में का रिजल्ट चाहिए था, इसलिए फर्स्ट बाउंस का 80 into 3/4 हो गया, तो सेकंड का 80 into 3/4 का टू द पावर 2 हो जाएगा, तो 6 का टू द पावर 6 हो जाएगा, n का टू द पावर n बन जाएगा. Easy thing to understand. Great. Let's go on for exercise 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों. The numbers 3x and x plus 6 are in GP. Find out the सबसे पहला थिंग x, दूसरी बात 20th टर्म एंड तीसरी बात nth टर्म. ये क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल है ना बच्चों कि सच बताओ तो ये मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो एक्सप्लेन करता हूं. यहाँ पे उन्होंने बोला है बच्चा नंबर 3x and x plus 6 आर इन जीपी. जब जीपी में होते हैं बच्चा तो रेशियो बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमेशा कांस्टेंट होता है. मतलब t2 upon t1 मतलब x upon 3 will always be equal to t3 upon t2 मतलब x plus 6 upon x. सिंपल है. ऑल यू नीड टू डू इज अ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा.
जाएगा। x इंटू एक्स बनता है बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 6 करके देखो बच्चों आप लोग को मिलेगा 3x प्लस 18। मैंने यहाँ पे वही लिखा है 3x प्लस 18 करके। फिर सारे चीजों को सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लो तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ऑल यू नो बच्चों यहाँ पे सभी लोगों को पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। 18 का फैक्टर निकालना है, आपको 3 मिलना चाहिए बच्चों, तो कितना होता है -6 प्लस 3, बिकॉज -3 चाहिए ना, तो -6 प्लस 3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। रेस्ट ऑफ द थिंग्स खुद कर लेना, वीडियो को पॉज करके सारे आंसर्स निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को कॉमन लोगे तो x माइनस 6 विल कम इन ब्रैकेट एंड -3 को कॉमन नहीं तो +3 को कॉमन लोगे। पहले वाले में माइनस हमने लिया था बट हर बार ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 का साइन प्लस है तो प्लस हो जाएगा एंड x माइनस 6 बन जाएगा। वेरी सिंपल। यहाँ पे x माइनस 6 विल कम इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस 3 विल कम इन अनदर ब्रैकेट, मतलब या तो x माइनस 6 0 है, नहीं तो x प्लस 3 0 है। x माइनस 6 अगर 0 रहेगा तो x का वैल्यू 6 बन जाएगा, नहीं तो x का वैल्यू -3 बनेगा। हमें सबसे पहला आंसर मिल चुका है बच्चों। द फर्स्ट सब क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हमें यहाँ पे 2x मिले हैं बच्चों। यही थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से सुनना। x का यहाँ पे जो 2 आंसर मिला है ना, 2 आंसर x के मिलने के वजह से बाकी सारे चीजें भी 2-2 मिलने लगते हैं। आपको पता है, लेट मी हेल्प यू आउट कैसे। देखो बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू मिलने के वजह से उसके बाद हम डायरेक्टली 20th टर्म नहीं निकालेंगे, बिकॉज 20th टर्म निकालने के लिए आपको a का वैल्यू की जरूरत है, वो तो आपको पता है। a का वैल्यू देखो सबसे पहला टर्म 3 है, वेरी सिंपल, बट आपके पास r नहीं है एंड r मतलब कॉमन रेशियो होता है। अरे बट कॉमन रेशियो मिलने के लिए सबसे पहला जीपी तो लिखना पड़ेगा ना, तो आपको 2-2 जीपी दिख रहे होंगे बच्चा, बिकॉज आपके पास 2-2 x है। तो बच्चा मान के चलो कि अगर आपका x का वैल्यू 6 है तो जरा 6 को सब्स्टिट्यूट कर दो ना बच्चा यहाँ पे, तो आपका जीपी क्या मिलेगा, इट विल बिकम 3,6,6 प्लस 6 मतलब 12, तो 3 6 12। अब सोचो बच्चों, अगर आपका जीपी 3 6 12 हो गया तो उसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 3,6,12 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकता हूं बच्चा अगर x का वैल्यू 6 है तो r का वैल्यू 2 बन जाएगा। वो वेरी कॉमन सेंस, राइट। बट x का सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं है ना, x का वैल्यू -3 भी तो है। अब सोचो बच्चों, अगर x का वैल्यू -3 हुआ तो आपके यहाँ पे AP क्या बनेगा, GP क्या बनेगा, सॉरी, तो 3, -3 प्लस 6 मतलब 3, मतलब 3, -3, ऐसा जा रहा है। मतलब इसका कॉमन रेशियो कितना होना चाहिए, -3 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना मिलने वाला है, -1। तो यहाँ पे आपको r का वैल्यू -1 मिल जाएगा। वेरी सिंपल। सो यू हैव 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, इसलिए 2 अलग अलग जीपी मिलेंगे, इसलिए 2 अलग अलग r मिलेंगे। बट कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी सेकंड आंसर निकालना है बच्चा, इसलिए मैं tn का फॉर्मूला लिखने वाला हूं। बट हाँ, सेकंड आंसर निकालने से पहले थर्ड आंसर मिल जाता है। If you know it, you know it, because थर्ड आंसर nth टर्म है एंड हम फॉर्मूला ही पहला tn का यूज करते हैं, तो हमें सबसे पहला थर्ड सब क्वेश्चन मिल जाएगा एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द सेकंड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे tn का यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चा, tn इज इक्वल टू a का वैल्यू देखो बच्चों, जीपी में कितना लिखा है, 3 है, वो तो 3 ही है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n-1। यहाँ पे r के 2 वैल्यूज है, तो आइदर बच्चा r का वैल्यू 2 होने की वजह से 2 टू द पावर n-1 बनेगा, नहीं तो आपका tn का एक और वैल्यू मिलेगा बच्चा, इट विल बिकम 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं आएगा, -1 आ जाएगा टू द पावर n-1। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज जनरल टर्म है वहां पे n, इसलिए यू कांट डू एनीथिंग फर्दर। दिस इज योर फाइनल आंसर, इट इज एज सिंपल एज दैट। बट अभी tn का ही हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। 20th टर्म, तो 20th टर्म में आप लोग को करना क्या है मालूम है, सिर्फ n के जगह पे 20 डालना है, मतलब t20 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 20-1, और या फिर t20 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड -1 टू द पावर 20-1। अब यहाँ पे देखो बच्चा, कहानी में ट्विस्ट है, t20 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो नहीं हो सकता, बट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 19 तो हो सकता है, इतना तो क्लियर है। एंड यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 टू द पावर 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे है ना, बहुत सारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि कहाँ पे वैल्यू लिखना होता है एंड कहाँ पे वैल्यू नहीं लिखना होता है, तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस पार्ट एज वेल। अगर आप देखोगे बच्चा तो 2 टू द पावर 19 लिखा है एंड सबको पता है बच्चा 2 टू द पावर 19 ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज द पावर इज सो हाई, the index is so high over here that it will be very much difficult for you to solve those question। आप खुद देख सकते हो 2 to the power 5 तक 32 तो बनता है, बट जैसे जैसे आप आगे जाते हो एक्सपोनेंशियली तो 2 to the power 10 तक ही आप थक जाओगे एंड उसके बाद में 2 to the power 19 तक पहुंचना विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आप लोग का नंबर जो
निकालना मुश्किल हो जाता है, यू हैव टू कीप दैट एज इट इज, सो यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. इफ यू डोंट सॉल्व इट ऑल्सो इट इज बेस्ट टू नॉट सॉल्व इट एज वेल. एग्जाम में मार्क्स मिल जाते हैं. बट हाँ, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वहां पे आप लोग देख सकते हो -1 टू द पावर 19 अगर देखोगे ना, तो 1 का पावर तो सबको पता है बच्चा, 1 टू द पावर एनीथिंग गिव्स मी 1 इटसेल्फ. तो ये सॉल्वेबल है. बट ये 1 नहीं है, ये -1 है. बच्चों आई होप सभी लोगों ने बचपन में पढ़ाई किया था कि -1 टू द इवन पावर आपको +1 देता है, एंड -1 टू द ऑड पावर आपको हमेशा -1 देता है. मतलब -1 का स्क्वायर करोगे, मतलब इवन पावर है तो आपको 1 मिलेगा, बट -1 का क्यूब करोगे तो आपको -1 मिलेगा. यहाँ पे भी बच्चों यहाँ पे 3 तो वैसे ही रहेगा, बट -1 टू द पावर 19 है, मतलब ऑड पावर है, तो वो -1 ही रहने वाला है. तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 टू द पावर 19 जो है, मैं उसको सॉल्व करने वाला हूँ आगे जाकर. तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा, दिस विल बिकम T20 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय -1 हो जाएगा. वेरी 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 सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. यहाँ तक सबको समझ में आ गया. ओके, आगे देख सकते हो. तो T20 का वैल्यू आप लोग को या तो 3 इंटू 2 टू द पावर 19 जैसे है वैसे ही रखो, या फिर T20 का आप लोग को वैल्यू मिलेगा 3 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -3. एंड दिस इज हाउ बच्चा यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था. सिर्फ x के 2 वैल्यूज थे, इसलिए r के 2 वैल्यूज मिल गए. r के 2 वैल्यूज है, इसलिए tn के 2 वैल्यूज मिल गए, एंड हेंस T20 के भी 2 वैल्यूज मिल गए. 3 क्वेश्चन तो हम लोग ने खत्म भी कर लिए. अभी और 2 क्वेश्चंस बाकी है, चौथा एंड पांचवा. लेट्स ट्राई टू डू दैट पार्ट. चलो, सब क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है मस्कीटोज वाला. ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चा, बहुत मस्त है. एक्चुअली परसेंटेज देने की वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना. The mosquitoes are growing at a rate of 10% a year. If there were 200 mosquitoes in the beginning, write down the number of mosquitoes after 3 years, 10 years and n years. तो सबसे पहले बच्चा उन्होंने बोला है कि मस्कीटोज हमारे बिगिनिंग में 200 थे, पहले 200 थे, बट उसके बाद में हर साल में मस्कीटोज बढ़ते गए, एंड हर साल बढ़ने के बाद हमें 3 साल के बाद कितने मस्कीटोज हुए, वहां पे 10 इयर्स के बाद में कितने मस्कीटोज हुए, एंड जनरली n इयर्स के बाद में कितने होंगे ये पूछा है. वेरी सिंपल. बट ध्यान से सुनो. सबसे पहला ना बच्चा जरा दिमाग लगाओ कि मस्कीटोज एट द बिगिनिंग अगर 200 है, तो मस्कीटोज आफ्टर 1 ईयर कितने होंगे. अगर आपको थोड़ा अच्छी तरह से जानकारी निकालनी है तो देखो, थोड़ा सा है ना सिंपल करके दिया हो बच्चा, सिंप्लीफाई करके दिया. तो मस्कीटोज आफ्टर 1 ईयर विल बी 200 मस्कीटोज तो ऑलरेडी थे ना बच्चा, वो तो ऑलरेडी थे, एंड 1 साल के बाद 10% से बढ़ रहे हैं. तो मतलब मैं बोल सकता बढ़ रहे हैं मतलब प्लस हो रहा है, बट वो 10% से हो रहा है, मतलब 10/100 होगा. बट 10/100 ऑफ व्हाट? 10% ऑफ द ओरिजिनल ना बच्चा, तो 10% ऑफ 200 हो जाएगा. इतना तो आपने बचपन में पढ़ाई किया है. पहले 200 थे, अभी 10% ऑफ 200 से और बढ़ रहा है. तो आपका यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करोगे ना, तो मस्कीटोज आफ्टर 1 ईयर आपको कितना मिलेगा. 200 तो वैसे ही रखो, 0 0 0 0 गेट्स कैंसल, 2 into 10 becomes 20. इसलिए आप लोग बोल सकते हैं आपके पास यहाँ पे मतलब जो काउंट करोगे तो मस्कीटोज आफ्टर 1 ईयर 220 हो जाएंगे. मतलब 200 मस्कीटोज ऑलरेडी थे, अभी 20 मस्कीटोज और बढ़ गए क्योंकि 10% से हर साल बढ़ रहा है. अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना बच्चों. तो सबसे पहला 200 है, 200 was the first term, 220 was the second term. तो अगर हम यहाँ पे कॉमन रेशो निकालने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे कॉमन रेशो नहीं निकाल सकते क्या बच्चा. r इज इक्वल टू बच्चा सेकंड टर्म अपॉन द फर्स्ट टर्म, मतलब T2 अपॉन T1, 220 अपॉन 200 करके देखो बच्चा. 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 22 अपॉन 20 करोगे तो 11 अपॉन 10 मतलब 1.1 बनेगा. कुछ बच्चे इसको 11 अपॉन 10 भी लिख के रखते हैं, मैंने तो यहाँ पे डेसिमल में लिखा है 1.1. आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी 1.1 कर दिया है, तो आई थॉट इट विल बी बेटर नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड. तो यहाँ पे 1.1 हो गया r का वैल्यू. अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनना. तो बच्चों मस्कीटोज आफ्टर 1 ईयर जो मैंने 220 करके लिखा था ना पहले, क्या मैं उसको थोड़ा सा अभी अलग तरीके से एक्सप्रेस करूं a एंड r के रिप्रेजेंटेशन में. हाँ, मैं 220 को लिख सकता हूं बच्चा 200 मल्टीप्लाइड बाय 1.1. अब ये क्या हो गया बच्चा, जरा ध्यान से देखो. यू कैन सी ओवर हियर मस्कीटोज आफ्टर 1 ईयर मतलब 220 है, बट 220 एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ बच्चा. आपका फर्स्ट टर्म जो था a मल्टीप्लाइड बाय जो 1.1 आपका जो r था, मल्टीप्लाई करके देखो बच्चा. 200 into 1.1 gives me 220, है ना. कॉमन सेंस है ना बच्चा. आपका सबसे पहला टर्म 200 है, तो दूसरा जो मिला 220, वो जाहिर सी बात है आपको 1.1 से ही मिला है. मतलब हर एक बार आपको 1.1 से मल्टीप्लाई करने पर अलग अलग चीजें मिलती जाएंगी, अलग अलग जो मस्कीटोज का रेट बढ़ रहा है वो मिलते जाएगा, बराबर है. तो मस्कीटोज आफ्टर 1 ईयर अगर 200 into 1.1 है,
तो मस्कीटोज आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा बच्चा? वेरी सिंपल है, हर बार 1.1 से बढ़ते जा रहा है, हर बार 1.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 200 इंटू 1.1 पहले ईयर में, तो दूसरे ईयर में 200 इंटू 1.1 इंटू 1.1 हो जाएगा, मतलब 1.1 का स्क्वायर बनेगा। तो 3 इयर्स के बाद में इट विल बिकम 200 इंटू 1.1 का क्यूब बनेगा, क्योंकि हर साल 1.1 के रेट से बढ़ रहा है मतलब प्लस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, रेट से ऐसा ग्रो हो रहा है ना, तो 200 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, समझ में आ गया? दैट बिकम्स 1.1 का क्यूब। वेरी सिंपल। सिमिलरली बच्चों 10 इयर्स का भी पूछा है, तो मस्कीटोज आफ्टर 10 इयर्स, तो इतना सिंपल लगेगा कि 200 तो ऑलरेडी थे, अभी 1.1 हर साल बढ़ रहा है, तो इट विल बिकम 200 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 टू द पावर 10, क्योंकि 10 साल में 1.1 10 बार मल्टीप्लाई होगा। वेरी सिंपल है, तो इट बिकम्स मल्टीप्लाई टू द पावर 10। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चा, अगर आप लोग 2 इयर्स, 3 इयर्स, 10 इयर्स का निकाल सकते हैं, तो n इयर्स का निकालना क्या डिफिकल्ट है? सो इट विल बी मस्कीटोज आफ्टर n इयर्स विल बिकम 200 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 टू द पावर n। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.1 का क्यूब भी नहीं निकाला है इन्होंने, आई वुड रेदर सजेस्ट कि मत निकालो, आप इसको जनरली रख सकते हैं। बट कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमें 1.1 का क्यूब निकालना आता है, तो हम निकाल कर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट आउट अगर आपको निकालना है तो। बट सबको पता है 1.1 टू द पावर 10 निकालना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब 1.1 को 10 बार मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। एंड 1.1 टू द पावर n वाला पार्ट तो जनरल है, उसको तो कुछ भी नहीं कर सकते, सो यू कीप दैट एज इट इज। This question is also finished and it is as simple as that. Okay, going further for the next one, bacha, the last question for today, exercise 2.1 का question number 15, and this question actually सच बताओ तो मुझे आप लोग को assignment देना था, and I'm thinking of giving it as an assignment only, but मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, आप वीडियो को पॉज करें। आप बोल रहे हो कि सर क्यों assignment? Because if you look, this question is similar to the question number 13. In fact, this is more easier. यहाँ पे मैं कुछ सवाल भी पूछने वाला हूँ आप लोगों से, उस सवाल का जवाब देना मुझे जरूर। The numbers x minus 6, 2x and x square are in GP. We are supposed to find the सबसे पहला x, बाद में first term and then the nth term. वेरी इजी। तो यहाँ पे बच्चों देखो, देख सकते हो तुम लोग, तो सबसे पहला हम लोग x minus 6, 2x and x square are in GP, तो हमें पता है बच्चा यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब 2x अपॉन x minus 6 विल बी इक्वल टू x square अपॉन 2x। वेरी सिंपल बच्चों। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते थे, मैंने यहाँ पे कुछ एक शॉर्टकट किया है, आप लोग को नहीं शॉर्टकट समझा तो खुद सॉल्व करके देखे। मैंने वो राइट हैंड साइड में x square और 2x में x और x को कैंसिल किया, एक एक x को, तो जरा सोचो बच्चा क्या आंसर मिलेगा? 2x अपॉन x माइनस 6 इज इक्वल टू x अपॉन 2 मिलेगा। मैंने लिखा नहीं है, आप लोग ओरली सोचना या फिर खुद लिख लेना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो अभी मेरा नीचे 2x नहीं बचा है, मेरा 2 बचा है, तो 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x, इसलिए मुझे 4x दिख रहा है। तो कंफ्यूज मत होना कि ऐसा बोल के कि सर 2x इंटू 2x तो 4x स्क्वायर होना चाहिए था, मैंने पहले ही x कैंसिल कर दिया था ना एक, तो वहां पे 4x बचा, इज इक्वल टू, इधर भी अभी बच्चों x स्क्वायर नहीं बचा है, मेरा x बचा है, तो x इंटू x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस 6x बनेगा। यू कैन सी ओवर हियर बच्चा कि x स्क्वायर को मैं सबसे पहला वैसे ही रखा, माइनस 6x को भी वैसे ही रखा, 4x को उधर लेके आए तो माइनस 4x बन गया, इज इक्वल टू 0। एंड एज यू कुड सी ओवर हियर, तो x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट उल्टा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है तो उल्टा ज्यादा इजी होता है, तो प्लीज इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट मत करना। आप लोग डायरेक्टली x को कॉमन ले सकते हैं, तो x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें आपको दो पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 0 मिलेगा या फिर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, विच विल इवेंचुअली लीड टू x इज इक्वल टू 10। कहानी इधर से ही ट्विस्ट है बच्चा। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे सर रीजन आपने नहीं लिखा, हमें रीजन लिखना है क्या? बच्चों ग्रो अप नाउ, नाउ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड। पहली बात तो ये कोई चीजें देखता भी नहीं है, आप अभी 11th स्टैंडर्ड में है एंड आपका कॉलेज लेवल है, ऐसा भी नहीं कि स्टेट बोर्ड का लेवल है, बोर्ड्स है कि मार्क्स कटेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस थिंग्स एट ऑल। No one actually worries about the 11th standard as far as their marks is concerned. पास हो जाते हैं 12th में जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पास होने तक कहीं पढ़ना है, बट ये छोटे छोटे चीजों के ऊपर इतना फोकस मत करो। Those things can be dealt upon for 12th standard बच्चा। 12th standard के लिए आप बोर्ड्स के लिए वो सारे चीजें को डील करते हैं, बट आफ्टर ऑल वो भी कोई देखता नहीं है, रीजनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, वो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक होता है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे सिर्फ वो चाहते हैं कि आप एक नीट प्रेजेंटेशन के साथ आंसर करो,
बाकी चीजें देखने का उनके पास भी टाइम नहीं होता है, बिकॉज इतने बड़े बड़े सम का कौन टाइम निकालेगा हर चीज देखने के लिए, राइट? एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई नो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एक्चुअली फोकसिंग अपॉन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो रफ में ही हम लोग ये सब चीजें करने वाले, सो हु इज गोइंग टू केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स एट ऑल? सो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला हूं अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैंने रीजन कहां पे नहीं लिखा है। x का वैल्यू 0 या फिर x का वैल्यू 10 है, बट x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, यही है। तो मैंने इसका रीजन नहीं लिखा है, बट अपना दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो एंड फिर सोचो बच्चों x का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता। दिमाग लग गया? चलो नहीं लगा है तो मैं बता देता हूं, अगर लगा है तो भी बता देता हूं। x का वैल्यू 0 इसलिए नहीं होता बिकॉज अगर x का वैल्यू मैंने 0 डाल दिया तो सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, x का वैल्यू है 0, तो आपका जीपी क्या बनेगा? पहली बात तो जीपी बनेगा क्या, देखो 0 - 6 इज -6, तो फर्स्ट टर्म आपको -6 मिलेगा, दूसरा मिलेगा 2 × 0 मतलब 0, एंड तीसरा मिलेगा x² मतलब 0। -6, 0, 0 क्या ये जीपी है? थिंक ऑफ इट, -6, 0, 0 कुछ कॉमन रेशियो तो मिल रहा है क्या? सवाल ही नहीं उठता है। तो दिस इज नॉट एट ऑल जीपी एट ऑल। अगर आप लोग देखोगे तो दैट्स नॉट अ जीपी एट ऑल, बिकॉज आप लोग खुद देख सकते हो कि रेशियो होगा T2/T1 करूंगा तो 0/-6 मतलब 0 मिलेगा, बट T3/T2 करूंगा तो 0/0, अरे 0/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो देयर इज नो कॉमन रेशियो, इट्स नॉट डिफाइंड एट ऑल। तो -x का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता बिकॉज द रिजल्टेंट विल नॉट बी अ जीपी एनीमोर। तो इसीलिए x का वैल्यू आपके पास सिर्फ एक ही होना चाहिए, दैट इज 10, एंड यहाँ पे सबसे पहला आंसर हमने निकाल लिया। दूसरा आंसर जो है बच्चा फर्स्ट टर्म निकालना है, तो उसका भी आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है बच्चा x - 6 करके दिख रहा है, तो अगर बच्चा हमारे यहाँ पे x का वैल्यू 10 है तो a का वैल्यू हो जाएगा 10 - 6 बिकॉज x का वैल्यू 10 है, तो 10 - 6 मतलब कितना होगा 4, तो आपको a का वैल्यू 4 मिल गया। तो आपका फर्स्ट टर्म भी मिल चुका है। फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया, सेकंड सब क्वेश्चन हो गया। थर्ड सब क्वेश्चन है nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए बच्चों आप लोग को जरूर है कि आपको r का वैल्यू पता होना चाहिए, तो r का वैल्यू भी जरा खुद करके देखो बच्चों कितना मिल रहा है। अगर x - 6 करके 4 मिल रहा है आपको, a का वैल्यू 4 है फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना हो रहा है बच्चा 2 × x मतलब 20 हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द सेकंड टर्म इज 20, तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 20/4 मतलब 5 बनना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे r का वैल्यू डायरेक्टली लिख लिया है बच्चा 5। जहां जहां मैंने येलो मार्क कर दिया ना बच्चा वो आंसर से, वो जो रिजल्ट हमें चाहिए, जो मैंने ग्रीन किया है वो आप लोग को जरूरी है वो लिखा है, तो r = 5। अब r = 5 मिला, a का वैल्यू मिला, उन्होंने nth टर्म निकालने बोला है। tn का फॉर्मूला सबको पता है, a × r⁻n-1, तो tn का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे फाइनल आंसर मिलने ही वाला है। a का वैल्यू है बच्चा 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय r का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5⁻n-1 है। एज इट इज जनरल टर्म, यू कांट सॉल्व दिस फर्दर, दिस इज हाउ यू गेट द फाइनल आंसर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो हमने फर्स्ट टर्म भी निकाला, x भी निकाला, nth टर्म भी निकाला, एंड इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 भी खत्म हो गया। आई होप बच्चों आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज 2.1 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कि nth टर्म ऑफ अ जीपी से रिलेटेड था पूरी तरह से समझ में आ गया है। वीडियो को बार बार देख के 3 लेक्चर्स लिए बच्चा इसी के ऊपर जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग nth टर्म के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो हम SN फॉर्मूला के ऊपर उतरने वाले हैं, द SN फॉर्मूला फॉर जीपी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.2 एज वेल। जरूर स्टे ट्यून्ड बच्चों। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा बच्चा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।